खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। जबरदस्त पॉलिटिकल ड्रामे और इलेक्शन कमीशन की चौखट पर बार बार लगाई गई अपीलों की झड़ी। गुजरात की 3 राज्यसभा सीटों के लिए हुआ चुनाव देश को लोकसभा चुनावों जैसा रोमांच दे गया। कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी अहमद पटेल की जीत वैसे तो राज्यसभा की एक सीट भर है, लेकिन इसने लगातार हार की हताशा में जा रहे कांग्रेस नेताओं में एक नया भरोसा, नया जोश पैदा किया है कि अगर वो लड़ेंगे तो जीत भी सकते हैं। वो भी तब जब इसी साल के आखिर में गुजरात विधानसभा चुनाव होने हैं, तो यह जीत काफी अहम हो जाती है। अहमद पटेल को कांग्रेस का चाणक्य कहा जाता है, लेकिन इस बार उनका मुकाबला उनकी ही जमीन गुजरात से आने वाले दूसरे चाणक्य अमित शाह के बुने हुए चक्रव्यूह से था। पर पटेल ने अपना दम दिखा दिया। भले ही जबरदस्त मुसीबतों का सामना कर ही मिली, पर आधे वोट की यह चोट क्या बीजेपी पर भारी पड़ेगी? शाह के बनाए किले को तोड़कर पटेल की इस जीत के आखिर मायने क्या है, इसी पर करेंगे हम बात अपने तमाम खास मेहमानों से। लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। गुजरात में जीत का जश्न मनाया गया। मौका था राज्यसभा की 3 सीटों पर आने वाले नताज का। बीजेपी इस बात पर मुतमईन थी कि वो तो वक्त का सिकंदर है, उसे कौन मात दे सकता है। लेकिन हुआ वही जिसका डर बीजेपी को सता रहा था, क्योंकि जश्न कांग्रेस के खेमे में मनाया जा रहा था। अहमद पटेल ने बाजी मारकर ये बता दिया था कि वो हकीकत में बाजीगर हैं। ये जश्न अहमद पटेल साहब की वो ऐतिहासिक कामयाबी की तरफ है, जो कामयाबी भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह हराने की कोशिश कर रहे थे। मगर आज इससे साफ जाहिर हो गया है कि सांप्रदायिक ताकतों को आज करारा जवाब मिला और सेकुलरिज्म की और कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी और राहुल गांधी की एक जबरदस्त जीत हुई। अमित शाह की साख का सवाल बने गुजरात राज्यसभा इंतखाबात में आखिरकार अहमद पटेल के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। लाख कोशिशों और क्रॉस वोटिंग के बावजूद अहमद पटेल को जरूरी वोट मिल गए और वो 5वीं मर्तबा राज्यसभा के लिए मुंतखब कर लिए गए। और इससे पार्टी एक मजबूत होकर बाहर आई है। तो 2017 के चुनाव में हम लोग बिल्कुल कांग्रेस चुनाव जीतेगी और बीजेपी को हराएंगे। कांग्रेस को डूबती कश्ती कहने वाली बीजेपी की कश्ती भी हादसे का शिकार हो गई। यानी बीजेपी की कश्ती में सवार पाटीदार तहरीक से वाबस्ता रहे नीलन ने कांग्रेस को वोट देकर कांग्रेस की कश्ती को डूबने से बचा लिया। वहीं बीजेपी अब इलेक्शन कमीशन के 2 कांग्रेस अरकान के वोट को मुस्तरद करने के फैसले पर हाथ मल रही है। पेंडिंग है, उनको गिना नहीं है। चुनाव आयोग का ये डिसीजन से हम सम्मत नहीं है। आने वाले दिन में हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और न्याय पाएंगे। कितना इम्पैक्ट करेगा ये विधानसभा चुनाव में? जरूर पूरा इफेक्ट करेगा। एक संसद बनने के लिए अहमद भाई पटेल ने 15 एमएलए को उनका भविष्य बिगाड़ दिया और 15 एमएलए कांग्रेस छोड़ दिया। कांग्रेस में वर्टिकल स्प्लिट है और कांग्रेस तितर बितर हो गई है। सिर्फ आधे वोट से ही बिगड़ता हुआ खेल बन गया। अगर 2 वोट कैंसिल न होते तो पटेल फेल हो जाते। इसी को कहते हैं सही वक्त पर सही दिमाग या फिर बाजीगर। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो आधे वोट की यह चोट क्या बीजेपी पर भारी पड़ेगी, यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुदेश वर्मा साहब मौजूद हैं, जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं भारतीय जनता पार्टी के। मोहम्मद अली खान साहब कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन, वो थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। नवाब मलिक साहब एनसीपी के स्पोक्स पर्सन मुंबई से हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं, पटना का हम रुख कर रहे हैं। निखिल मंडल जेडीयू के स्पोक्स पर्सन वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। रिफत जावेद साहब जनता का रिपोर्टर के फाउंडर, सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और अमीर हैदर जैदी साहब जो कि सीपीआई के सीनियर लीडर हैं, वो भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सुदेश वर्मा जी, पहला सवाल आपसे, क्योंकि मोहम्मद अली खान साहब लग रहा है अभी हम कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए लगातार यही बात हो रही थी कि जिस तरह से नाक की लड़ाई, साख का सवाल राज्यसभा की इस एक सीट को आपकी पार्टी ने बना दिया, साम दाम दंड भेद हर तरीके अपनाए गए, उसके बाद भी आप अहमद पटेल को हरा नहीं पाए। अगर आपने इतनी जुगत नहीं की होती तो आज आपको हर कोई कांग्रेचुलेट कर रहा होता कि चलिए भाई 3 में से 2 सीटें आप जीत गए।
लेकिन इस खतरनाक की लड़ाई आप लोगों ने बनाया इस चुनाव को, जिसके बाद आज हर कोई ये कह रहा है कि अहमद पटेल ने पटखनी दे दी अमित शाह को। समीर अब्बास साहब, कुछ आपके शब्द शायद उचित नहीं है। हमने साम दाम दंड भेद नहीं इस्तेमाल किया, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल मींस को इस्तेमाल किया और जीतने के लिए किया, क्योंकि हम किसी भी चुनाव को बहुत सीरियसली लेते हैं। हम नहीं जीते, अहमद पटेल साहब का भाग्य अच्छा था कि वो 2 सीट, नहीं तो आप बताइए कि कहाँ की कांग्रेस 57 सीट थी और 3 सीट इनके एलायंस के, 2 एनसीपी और 1 जेडीयू, मिला के 60 सीट। 60 सीट वाली कांग्रेस के एमएलए के 44 सीट मिलने में इतना मशक्कत करना पड़ा। इसके बाद इस जीत को आप बोलते हैं कि नाक उनकी बच गई। कैसे बच गई भाई? पूरा पार्टी स्प्लिट हो गया, आपकी जगह साहिब, हमारा तो वो सीट था ही नहीं। और उसके बाद भी अभी ये फाइनल नहीं कहा जा रहा है ना कि आपने हर फॉर्मूला अपना लिया, तोड़ने की कोशिश की, पूरी पार्टी में स्प्लिट करवा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हरा तो नहीं पाए ना। हम इलेक्शन कमीशन की बात को हम नहीं मानते और ये चैलेंज होने की बात है, हम उस पर सोच रहे हैं। क्योंकि देखिए, 2 अथॉरिटी, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने कुछ और जजमेंट दिया उसी चीज पर, दूसरी अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन जिसके अंदर प्रिसाइडिंग ऑफिसर है कुछ और जजमेंट दिया। तो हो सकता है कोर्ट कोई और जजमेंट दे दे, क्योंकि हर का पक्ष और विपक्ष है। लेकिन जीत, अब जब तक वो नल एंड वॉइड नहीं होता है तब तक उस जीत का मजा ले। लेकिन बहुत खुशी की बात कांग्रेस के लिए नहीं है, वो तो हमारा सीट था ही नहीं, वो तो कांग्रेस को आराम से जीतना चाहिए था। आप बताइए, अगर आप पूरे फिर से प्लॉट करिए किस तरह से एमएलए को लेके भागे, उसके बाद भी एमएलए जिनके 2 लोगों ने खुलकर, मैंने इससे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है लीडरशिप को कि आपकी पार्टी के उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि आपकी पार्टी में वो दम नहीं है। राज्यसभा चुनाव अगर आप जीत जाते हैं तो उससे क्या हो गया? कौन सा बाजी आप मार दिए बताइए? अभी तो होना है असेंबली चुनाव, पता लग जाएगा किसकी कितनी ताकत है। ठीक है, नवाब मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं एनसीपी से। नवाब मलिक साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि इस राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले आपने यूपीए का साथ छोड़ दिया? नहीं समीर अब्बास जी, ये बात गलत है कि हमने यूपीए का साथ छोड़ा। हमारे 2 विधायक हैं और हम लोग 2012 में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। हमारे विधायक फॉर्म भरते समय अहमद पटेल जी के साथ थे। एक हमारे जो अध्यक्ष हैं गुजरात के जयंत बोस्की साहब और दूसरे हैं कांदल जडेजा। हमारे एक विधायक ने ये बीजेपी के पक्ष में वोट दिया और पहले दिन से वो भूमिका ले रहे थे। उनका कहना था कि 2012 में जब हम चुनाव लड़ रहे थे 9 सीटों पे गठबंधन के बावजूद उनके अपनी विधानसभा में कांग्रेस ने उम्मीदवार खड़ा कर दिया था, इसलिए वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ जाना नहीं चाहते थे। जिस तरह कांग्रेस के बहुत सारे विधायक हॉस्टाइल थे, उसी तरह से नहीं। लेकिन नवाब मलिक साहब, आपकी पार्टी के लीडर प्रफुल्ल पटेल साहब का सीधा सीधा बयान है, कैमरे के सामने ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि भाई हम यूपीए का हिस्सा थोड़ी हैं, हम तो लड़े थे उनके साथ, लेकिन अब तो बात आगे निकल चुकी है, अभी फिलहाल हम किसी बंधन में बंधे हुए नहीं हैं। ये आपके नेता का बयान है। देखिए ऐसा है कि यूपीए का जो गठबंधन था वो महाराष्ट्र में टूट गया था। ये बात सच है कि हम लोग यूपीए खत्म हो चुका था, लेकिन जो अपोजिशन पार्टियों का एक मोर्चा बना उसमें एनसीपी है। हमने राष्ट्रपति चुनाव में वोट दिया, हमने उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट दिया, हमने अहमद पटेल जी को 1 वोट मिलेगा। ये एक दिन पहले पवार साहब ने स्पष्ट रूप से कहा कि बोस्की का ही वोट मिल पाएगा, कांदल जडेजा वो हॉस्टाइल है, वो वोट नहीं देगा। स्पष्ट रूप से हमारी अपनी बातें हमने स्पष्ट कर दी थी और 1 वोट हमने दिया है, उसके अंदर कोई दो मत नहीं है। लेकिन आपके विधायक ये कह रहे थे कि पार्टी आला कमान की तरफ से हमें ये आदेश मिला है कि बीजेपी को सपोर्ट किया जाए, क्या वो बात गलत थी? देखिए ऐसा है, देखिए जो लोग कांदल जडेजा को जानते हैं, जहां से वो जीत के आते हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है, क्यों वो, उनकी क्या मजबूरी है, वो खुद बता सकते हैं। लेकिन किसी भी पार्टी के आला कमान ने इस तरह से बात नहीं की। अहमद पटेल जी की स्पष्ट बात पवार साहब से हुई। पवार साहब ने एक दिन पहले भी उनसे बात की और उनसे हमारे अध्यक्ष मिले प्रफुल्ल पटेल, जाके उन्होंने व्हिप जारी करने का काम किया। अगर कोई कंफ्यूजन फैल रहा है तो वो गलत है। 1 वोट हमारा हॉस्टाइल हो गया, वो हम स्वीकार करते हैं।
ठीक है रिफत, ये आपको समझ, एनसीपी का स्टैंड आपको समझ में आता है क्या? और जिस तरह से नवाब मलिक साहब कह रहे हैं, क्या ये माना जाए कि एनसीपी यूपीए के साथ खड़ी है? क्योंकि प्रफुल्ल पटेल का जो बयान आया था उससे बड़ा कंफ्यूजन पैदा हुआ। नहीं, ये मैं नहीं मानता कि नवाब साहब कह रहे हैं कि इनके एक एमएलए ने दिया है, मुझे नहीं लगता कि उनके एक एमएलए ने भी दिया है वोट। देखिए, जब प्रफुल्ल पटेल का स्टेटमेंट बहुत क्लियरली आया था, उन्होंने कहा था कि इसके लिए खुद कांग्रेस जिम्मेदार है, और उसके बाद उसकी तस्दीक जो की थी इनके माजिद मेमन थे, वो आए थे, उन्होंने एनआई से बात करते हुए ये कहा था कि अगर प्रफुल्ल पटेल ने कह दिया है कि हम बीजेपी को वोट देंगे तो इसमें पे सवाल की क्या गुंजाइश है, बिल्कुल हम बीजेपी को वोट देंगे। तो देखिए, ये एनसीपी वालों ने जो स्टैंड लिया है। आज आपने सुना होगा माजिद मेमन साहब का बयान, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को ये नहीं भूलना चाहिए कि अहमद पटेल की जीत जो है वो एनसीपी के एक विधायक के वोट की वजह से हुई है। मुझे नहीं लगता ये। देखिए एनसीपी का जो स्टैंड है, नवाब मलिक साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, कल गुजराती में विप जारी किया था इन्होंने, और जब विप जारी किया था और आपका अगर एक एमएलए उस विप को डिफाई करता है तो उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकालिए आप नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि इनकी जो मंशा है उसमें बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ये पहले से प्री प्लान था। ये जहां तक बीजेपी के जो हमारे साथी कह रहे थे, देखिए कल सारा दिन जब इलेक्शन कमीशन के दरवाजे खटखटाने लगे लोग, तो इन्होंने 7 लोगों की बहुत पावरफुल टीम भेजी, जिसमें रविशंकर प्रसाद से जेटली थे, निर्मला सीतारमन थी, ये तमाम लोग वहां पे गए थे। और वहां पे रविशंकर, पीयूष गोयल थे, वहां पे रविशंकर प्रसाद कांग्रेस को लेक्चर दे रहे थे कि ये क्राई बेबी क्या है। जब वहां पे आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया तो आप मान लीजिए रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को। नाउ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिटर्निंग ऑफिसर से बड़ा होता है। उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये ऑर्डर 11:30 बजे वेबसाइट पे डाल दिया कि उन 2 कांग्रेसी एमएलए के वोट्स को इनवैलिड किया जाता है, तो फिर इन्होंने 2 घंटे तक, 2 घंटे से ज्यादा तक बीजेपी वालों ने काउंटिंग होने नहीं दी वहां पे गांधीनगर में। तो आप दोपहर में तो आप लेक्चर दे रहे थे कांग्रेस को कि क्राई बेबी मत बनो, खुद सोर लूजर की तरह आप बिहेव कर रहे थे। देखिए, ये तमाम चीजें हो गई हैं। अब इसके बाद आप कोर्ट में जाएंगे, सब कुछ करेंगे, फिर आप ये कहते हैं कि हमने इसको हाई प्रोफाइल कॉन्टेस्ट नहीं बनाया है। ये तो राज्यसभा का इलेक्शन है ना, सब कुछ हो गया ना। अब इलेक्शन कमीशन का जो हेड है उसको भी, उसकी अपॉइंटमेंट भी आप ही लोगों ने की है ना। तो अब उनकी नियत पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आप लेक्चर देते हैं दूसरों को कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे तो शक ना करो, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का चीफ अगर ये फैसला करता है तो नियत पे नहीं भाई साहब, आगे बढ़िए। ये नियत पे नहीं समीर अब्बास साहब, देखिए समीर अब्बास साहब नियत पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। समीर अब्बास साहब नियत पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्वेश्चन मार्क फैसले पर है। नियत सही होकर भी फैसला गलत हो जाता है। इस बात को समझिए। उन्होंने वीडियो देख करके, यही बात है कि हाईकोर्ट में फैसला हुआ है ना। आपको नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन ने नियम कानून को ध्यान में रखते हुए फैसला किया है? आप अभी भी सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल लिया होगा, लेकिन फैसला फिर भी गलत हो सकता है, इसीलिए कोर्ट होता है। ठीक है। और मोहम्मद अली खान साहब भी होता है। मोहम्मद अली खान साहब बीजेपी कोर्ट जाने की तैयारी में है, लेकिन उससे बड़ा सवाल जब आप नहीं आए तो यही उठा कि आप लोग इतना खुश क्यों हैं? आपकी पार्टी तो टूट गई, भले ही आपने किसी तरह से अहमद पटेल को जिता लिया, वो जीतने में कामयाब हो गए, लेकिन आपकी पार्टी तो टूट गई, तो मौका गम का है। सुदेश जी का ये कहना है। अब्बास साहब, मौका दरअसल जश्न का है, और मैं बताता हूँ जश्न का क्यों है। मुझसे पहले जो स्पीकर बोले थे, रिफत जावेद साहब नाम है उनका, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से समराइज कर दिया इनके कल क्या हिपोक्रिटिकल ऑब्जेक्शंस थे और कैसे रात के 11 बजे तक वो एक्सपोज हो गए। मैं एक और बात बताऊं अब्बास साहब आपको, ये देखिए कांग्रेस की क्या दरख्वास्त थी। कांग्रेस की एक लाइन में दरख्वास्त ये थी कि जनाब वीडियो देख लीजिए, 3 मिनट में आपको पता लग जाएगा इन्होंने अपना वोट अमित शाह को दिखाया है कि नहीं। बीजेपी घबरा गई क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो देख लिया कि कांग्रेस का एमएलए जाके अमित शाह को दिखा रहा है अपना वोट, तो आपको पता है कि कौन असली में बिहाइंड द सीन स्ट्रिंग्स पुल कर रहा है, कौन है सबके पीछे। तो जो आरोप कांग्रेस शुरुआत से लगाती आ रही थी कि हमारे नेताओं को खरीदने की कोशिश की जा रही है, डबराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, जिसपे इन लोगों ने कोई कदम नहीं उठाए, वो बात सच्ची है। कल इलेक्शन कमिश्नर ने अपना इतने निष्पक्ष तरीके से अपना फैसला लोगों के सामने रखा, हमें गर्व है अपने इलेक्शन कमीशन पे। रिफत साहब ने आपको मिसाल भी दी, याद भी दिलाया कि ये लोग तो 6 मंत्री लेके पहुंच गए। एक बात तो ये साफ हो गई कि प्राथमिकता इनकी सरकार चलाने पे नहीं है, प्राथमिकता चुनाव जीतने पे है। तो दूसरी बात यह साबित हो गई कि उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन को कोई इनकी बात में वजन लगा नहीं। 6 के 6 पहुंच गए वहां पे समझाने के लिए, अरे जी आप क्यों कांग्रेस की शिकायत सुन रहे हैं, छोड़िए। और बेबुनियाद उनके वो थे आरोप कि सुबह में इन्होंने शिकायत करना चाहिए थी। सुबह में की थी अब्बास साहब,
सुबह में की थी, इसी वजह से रिटर्निंग ऑफिसर ने इलेक्शन कमीशन को रिफर की वो, मगर इन लोगों को तो बस ये था कि घबराहट थी कि किसी तरीके से हम एक्सपोज ना हो जाए। फाइनली ये बहुत खुशी का अवसर है क्योंकि अमित शाह ने अपनी, और ये आज अब्बास साहब एक बात तो साफ है, ये हार भाजपा की तो है ही है, मगर अव्वल नंबर पे ये हार है अमित शाह की और उनके ब्रांड ऑफ आरएसएस पॉलिटिक्स की, क्योंकि आज इन्होंने सारी ताकत लगा दी, अपनी सारी ताकत लगा दी, मगर कुछ नहीं कर पाए। कल ही यही सुदेश वर्मा जी मुझे बैठ के ताने दे रहे थे एक चैनल पे कि देख लेंगे नतीजा आ जाएगा, आप लोग जानबूझ के नतीजा डिले कर रहे हैं। अब सुदेश जी आप भी यहां है, मैं भी यहां हूं, नतीजा हम दोनों के सामने है। लेकिन मोहम्मद अली खान साहब, मैं अपने पीसीआर से कहूंगा, नवाब मलिक साहब का नाम गलत चल रहा है, वो सही करें। लेकिन मोहम्मद अली खान साहब, मोहम्मद अली खान साहब, मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। सच पूछिए, सोनिया गांधी जो आपकी पार्टी की प्रेसिडेंट है, उनके पॉलिटिकल एडवाइजर अहमद पटेल जब चुनाव लड़ते हैं और कांग्रेस के बाकी नेताओं में, आपके गुजरात के कार्यकर्ताओं में जो जोशो जुनून नजर आता है जी, वो बाकी जगहों पर क्यों नजर नहीं आता? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आज कांग्रेस पार्टी से पूरा देश पूछना चाहता है कि ये जुझारूपन आपका बाकी जगहों पर क्या, कहां चला जाता है? क्यों आप अपने हथियार पहले से डाल देते हैं और लोग ये कहने लगते हैं कि विपक्ष तो है ही नहीं? जी अब्बास साहब, जिस तरीके से कांग्रेस अटल हो गया कल और एक साथ आ गए सबके सब, सचमुच इट वॉज सिम्फनी इन मोशन, बहुत अच्छा लगा। चाहे इन लोगों ने अफवाहें फैलाने की कोशिश की, ये ओल्ड गार्ड और न्यू गार्ड के बीच में रिफ्ट है, कोई रिफ्ट नहीं थी, सबने मिलकर काम किया, सारे नेता एक साथ खड़े हुए, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, सबने अपना रोल निभाया और सब लोगों ने एक आवाज में कहा कि ये चुनाव हम नहीं हारने देंगे अहमद पटेल साहब को। आपका सवाल बिल्कुल जायज है, यही सेम एनर्जी, यही सेम दूरदृष्टि, यही सेम जिसे कहेंगे विजन हमें लाना चाहिए और चुनावों के लिए भी, और प्रयास ये रहेगा, जैसे अर्जुन मोढवाडिया जी ने उसके बाद ही आके कहा कि हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो आने वाला गुजरात का चुनाव है इसमें भी यही लेवल ऑफ एनर्जी, यही लेवल ऑफ ताकत और यही लेवल ऑफ यूनिटी बनी रहे। और हमें उम्मीद है अगर ऊपर वाले ने चाहा तो गुजरात की जनता इन्हें इतना बुरा ठुकराएगी, अब्बास साहब आप मेरे गवाह हैं, कि सुदेश वर्मा जी भी देखते रह जाएंगे। ठीक है, उस पर मैं आता हूं। निखिल मंडल साहब हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू से। वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते तो आप हार ही गए थे, वो आधे वोट से आप जीते। निखिल मंडल साहब जो आपकी पार्टी के विधायक हैं, छोटू भाई वसावा, इससे बड़ा इंसल्ट क्या हो जो सकता कल है? दिन भर सुर्खियों में बने रहे और उससे बड़ा इंसल्ट बताओ वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि उन्होंने वोट दिया है कि आप चोरी करते हुए पकड़े गए अहमद पटेल को, उनके खिलाफ भी क्या अब आपकी पार्टी कार्रवाई करने जा रही है? क्योंकि आपने अपनी पार्टी के एक जनरल सेक्रेटरी अरुण श्रीवास्तव साहब जो कि शरद यादव के इतने करीबी हैं, उन पर तो गाज गिरा दिए, उनको एक्सपेल कर दिया गया। पार्टी एक रूल बनाती है और उस पार्टी के रूल के तहत ना कोई छोटा होता है ना बड़ा होता है, वो कार्यकर्ता से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक वो पार्टी, रूल इज रूल एंड रूल इज मेड फॉर ऑल, यही सच्चाई है। तो अगर उस रूल के तहत जो बातें सामने आई है नहीं आई है, तो निश्चित रूप से अभी आने वाले दिनों में 19 तारीख को हमारी नेशनल कमेटी की बैठक है, उस कमेटी में तय होगा कि जिन्होंने भी पार्टी के अगेंस्ट जो भी काम किया है तो निश्चित रूप से उस पर बात होगी और आगे कार्रवाई जो भी होगी आपके सामने होगा। तो इसमें कहीं से भी कोई संशय का विषय नहीं है, जो चीजें हैं सबके सामने हैं, फैक्ट्स जो है सबके सामने हैं। लेकिन मंडल आप इसका मतलब समझते हैं ना, आपकी पार्टी का एक वोट अहमद पटेल के खाते में गया, अहमद पटेल आधे वोट से जीते हैं ये चुनाव, तो कितनी अहमियत है उस वोट की? यानी अगर आपकी पार्टी का विधायक आपका साथ नहीं छोड़ता, नीतीश कुमार का कहना मान लेता, तो अहमद पटेल हार जाते, जो कि आप चाहते थे। निश्चित रूप से देखिए, निश्चित रूप से हार जीत का फासला भले ही एक वोट क्यों नहीं हो, और ये इस चुनाव का क्या, हर एक चुनाव में एक वोट से बहुत सारे ऐसे फैसले आए हैं जो एक वोट से भी तय किए गए हैं। निश्चित रूप से जो चीजें हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, हमें ऐसा नहीं लगा था, ना हमें यकीन था कि हमारे सारे विधायक या पार्टी के जितने भी लोग हैं एकजुट होकर के साथ देंगे। लेकिन अगर ऐसी बातें आई हैं तो निश्चित रूप से समय आने दीजिए, उस पर आपको सामने ही होगा कि ये जो भी कार्रवाई होगी वो नेशनल कमेटी की बैठक में तय होगी और वो सबके सामने होगा। जरूर हमें दुख है कि हमारे पार्टी से कोई ऐसे व्यक्ति भी थे जिन्होंने लास्ट मोमेंट पे दगा दिया। ठीक है, अमीर हैदर जैदी साहब, इसे विपक्षी एकता जिसका पिछली कई डिबेट्स में हम जिक्र कर चुके हैं, उस लिहाज से अगर देखा जाए इस चुनाव के नतीजे को, तो कहां खड़ा पाते हैं आप? सबसे पहले तो समीर भाई, गुजरात चुनाव में जो हुआ है, मैंने कहा है कि हक जीत गया, बातिल हार गया और बातिल को हारना ही था।
अभी जो कहना चाहिए कह रहे हैं हमारे बीजेपी के मित्र कि साहब वो हमने ये किया वो किया, तो वो तो ठीक है। नीतीश कुमार तो अंतरात्मा की आवाज के ऊपर एनडीए के साथ चले जाते हैं तो उन पर तो कार्रवाई की कोई बात ही नहीं कर रहा है। लेकिन एक विधायक अगर अंतरात्मा की आवाज पे वोट देता है तो उसकी भी तो अंतरात्मा होनी चाहिए, उसकी भी तो एक अंतरात्मा है। और ये पिछले 3 साल के अंदर जो कांग्रेस का रवैया रहा है, ये कहने के लिए सही है कि कांग्रेस चुनाव जीत गई, खुश होना चाहिए। बीजेपी दो सीट जीत के भी ना खुश है। लेकिन कांग्रेस पिछले 3 साल के अंदर अगर यही अपना नजरिया दिखाती, इसी एनर्जी के साथ लड़ती, तो आज गोवा में भी उसकी सरकार होती, हिमाचल में भी होती, उत्तराखंड का भी पिक्चर कुछ और होती, और हरियाणा के अंदर जो पहले एक सीट जीती गई है वो भी बीजेपी उसके कांग्रेस के खाते में आती। कल ये नजर आया देखने के बाद कांग्रेस थोड़ी सी एक्टिव हुई, आधी कैबिनेट सड़क पर थी। और अगर कांग्रेस पूरी कांग्रेस इस तरह एक्टिव हो जा तो मेरे ख्याल से बीजेपी तो नाली में होगी। दूसरी एक चीज और है कि ये कहा जा रहा है कि फला जगह चला गया। मैं हमेशा एक चीज कहता चला, ये थोड़ा गड़बड़ बात बोल दी। ये दौर चल रहा है राजनीति के समुद्र मंथन का। ये समुद्र मंथन चल रहा है, अमृत अलग हो रहा है और जहर अलग हो रहा है। तो इस मंथन में कौन किसके साथ जा रहा है ये देखने योग्य बात है। फिरका परस्त ताकतें एक तरफ होती चली जा रही हैं, सेकुलर जमात एक तरफ होती चली जा रही है, और ये मंथन अभी जारी है और अभी और रहेगा। अभी औरों के चेहरे से नकाब उतरेंगे। अच्छा, जैसे एनसीपी के चेहरे से नकाब उतर गया, उसके नीतीश कुमार के चेहरे से नकाब उतर गया, तो इनके सबके चेहरे से नकाब उतर रहा है। एक चीज और कहनी, जयराम रमेश ने एक बहुत बढ़िया बात कही। जयराम रमेश पर फिर आएंगे सेंटेंस मुकम्मल कर रहा हूँ। जयराम रमेश ने कांग्रेस से कहा कि सल्तनत चली गई, लेकिन नजरिया सुल्तानों वाला है। लेकिन बीजेपी ये सोच रही है कि हमारे पास सल्तनत आ गई है, ये प्रजातंत्र है, यहाँ सल्तनत का सिस्टम नहीं है कोई। आज बीजेपी सत्ता में है, कल को सत्ता से बाहर जाए, ठीक है। तो ये इस ईगो में ना रहे कि कौन कमजोर है, ठीक है। नजरिया आज में है। एक बात और कह दूं, नहीं एक बात नहीं। अब सुदेश जी देखिए, आपकी इस एक हार ने, आपकी इस एक हार ने विपक्ष की आवाज कितनी बुलंद कर दी है, नया जोश भर दिया है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी में गुजरात के अंदर, जहां पर इसी साल आपको विधानसभा चुनाव लड़ने हैं। अरे जयदीप साहब अरे जयदीप साहब सुनिए ना, समीर अब्बास साहब, जयदीप साहब को बोल दीजिए फोकना में ज्यादा हवा भरिएगा तो फूट जाएगा, फोकना में ज्यादा हवा भरिएगा तो फूट जाएगा। जयदीप साहब की सीपीआई का क्या हाल हुआ, कांग्रेस के कंधे पर चढ़कर कांग्रेस को उकसा रहे हैं। अरे अपना हर्ष तो देखिए, डेमोक्रेसी ने आपको कहाँ पहुंचा दिया। हमें उसको नहीं देख रहे, पॉलिटिकल एनालिस्ट बन के रह गए। आज हमसे मुट्ठी भर पॉलिटिशियन से पॉलिटिकल एनालिस्ट बन गए, अटैक कराते हो, सीताराम येचुरी को वाले इलेक्ट नहीं करा पा रहे हैं, कांग्रेस के कंधे पर चढ़कर आक्रमण करते हैं। राजनीति करना चाह रहे हैं हमसे इतना, हमसे हिटलर भी डरता था, हमसे तो आप भी डरते हो। मरवाने के बाद हमसे डरते आइडियोलॉजी पैदा हुई, गलती से लोगों ने आपको थोड़ा वोट दिया था। अब आपको आपके मोहम्मद अली खान साहब, कांग्रेस के मोहम्मद अली खान साहब करिए आप, मोहम्मद अली खान साहब इस बात का जवाब दीजिए का दौर है कि एनसीपी इन चुनावों से ठीक पहले एनसीपी आपसे छिटकती हुई नजर क्यों आई? अरे जयदीप साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट छोड़िए, वो जो बयान आया, जाइए फील्ड में, उसकी क्या वजह लगी? अब तो बता सकते हैं आप खुलकर। अब्बास साहब मैं बताता हूँ, देखिए वैसे मैं सुदेश वर्मा जी की हरकतें देख के मुझे किस्सा याद आ गया, और अगर आप मुझे इजाजत दें मैं बयान करूं। दरअसल ये किस्सा है जसवंत सिंह का। वो बड़े पावरफुल हो गए थे एक जमाने में जब वाजपेयी साहब की कैबिनेट थी, तो किसी ने कहा कि सुना है आप आजकल जिसे कहते हैं यू आर इनविंसिबल, ऐसे करके किसी ने बोला। तो उन्होंने बोली, बड़ी अच्छी लाइन बोली, उन्होंने बोला दुनिया के कब्रिस्तान भरे हुए उन लोगों से who thought they were once invincible। तो मैं यही बोलूंगा कि इतना गुरूर, तकब्बुर, अहंकार छोड़ दीजिए सुदेश वर्मा जी। एक चुनाव ही तो हारे हैं, मगर मैं समझ रहा हूं कि क्यों अभी मरहम लगाने की जरूरत होगी, क्योंकि अभी अमित शाह जी की इज्जत आप लोगों ने दांव पे लगा दी थी। अरे छोड़िए, अरे सुदेश वर्मा जी सुन लीजिए, आप चार लफ्ज नहीं सुन सकते, आप 4 लफ्ज। अरे आ गए आप खानदान पे, देखिए
आपकी 4 पेज की तो हैंडबुक होती है। हर लोग तो अहमद पटेल को हराना चाह रहे थे, गांधी परिवार को गालियां देने लगो। 60 में से 44 आपको नहीं मिला। एक बात तो साबित हो गई सुदेश जी, आपके नेता जो थे हम लोग तो लोगों के बीच में जाते कर रहे थे, आपके नेता पकड़े गए। अरे केंद्रीय लोगों के बीच में जाते, उन लोगों के बीच में जाते गुजरा चुके, बिहार में, गोवा में, मणिपुर में। अरे छोड़िए साहब, आपकी मिसाल उस चोर जैसी है जो रात को आके चोरी करके लेता और वो शाबाशी लेता है बाकी। अरे छोड़िए सुदेश साहब, आप लोग उत्तर प्रदेश जरूर जीते और खुदा जानता है आपने कैसे जीता उत्तर प्रदेश। सच्चाई लोगों के सामने आएगी और वहां पे भी आप लोगों के हम देख रहे हैं कि कितने काबिल है प्रशासन चलाने में। चलिए ठीक है, आप अपने आरोप प्रत्यारोप में लग गए, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया ना सुदेश जी ने, ना मोहम्मद अली खान साहब ने। रिफत, कुल मिलाकर अगर एक लाइन में ये सवाल पूछा जाए कि इसका क्या फायदा होगा कांग्रेस पार्टी को आने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में? देखिए, सबसे अच्छी बात जो कांग्रेस के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी कि जब शंकर सिंह वाघेला यहां से निकले, हाँ। तो वो बहुत ही सबसे बड़ी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी कि कांग्रेस की क्लेंजिंग वहां से शुरू हो गई और अपने साथ जो 10-12 एमएलए को लेकर के गए, तो ये वो एमएलए थे। और चूंकि शंकर सिंह वाघेला खुद भी एक बैगेज थे कांग्रेस के लिए इतने दिनों से, तो अब यह है कि जो लोग वहां की एंटी इनकम्बेंसी से नाराज हैं, वो उनके लिए अब ये फैसला करना बड़ा आसान होगा कि एक तरफ बीजेपी है तो बीजेपी का ऑल्टरनेटिव कौन है, नंबर 1। नंबर 2, कल भी मैंने ये कहा था कि पहले लीडरशिप का 2 हिस्सा होता था, एक होता था वाघेला, एक होता था अहमद पटेल। लोग जो इनके अपने पार्टी के वर्कर कंफ्यूज थे, लोग कंफ्यूज थे, डिसीजन मेकिंग अफेक्ट होती थी। अब ये लीडरशिप सिंगल लीडरशिप है, वो अहमद पटेल की। और कल 2 और उनके साइड के जो 2 राइट हैंड और लेफ्ट हैंड बन के उभरे हैं, एक है अर्जुन मोढवाडिया हैं और दूसरे शक्ति सिंह गोहिल। उनको अंडरस्टिमेट मत कीजिएगा। 44 में से 42 को तमाम प्रेशर के बावजूद इंटैक्ट करने में सबसे बड़ा रोल जो रहा है वो शक्ति सिंह गोहिल का रहा है। और ये तीनों मिलकर के आप मान लीजिए कि अगर ये राहुल कांग्रेस, और मैं इस पे आप बाद में भले ही बात कीजिएगा, अगर राहुल कांग्रेस वाले अगर इनको खुली छूट दे दे तो ऐन मुमकिन है कि पंजाब दोबारा गुजरात में हो जाएगा कांग्रेस के लिए। नवाब मलिक साहब, आप ये बात मानते हैं कि कांग्रेस में अब एक मजबूत लीडरशिप नजर आ रही है गुजरात में, जिसका अभी तक जबरदस्त अभाव था, कोई नेता ही नहीं दिखता था? नहीं, देखिए समीर अब्बास जी, 2016 दिसंबर में जो जिला परिषद के चुनाव हुए उसमें कांग्रेस को बड़े पैमाने पे कामयाबी मिली। उसके बाद शहरों के चुनाव में कांग्रेस को कम सीटें मिली, लेकिन कुल मिला के गुजरात का विश्लेषण करें तो बीजेपी के खिलाफ लोगों ने वोट डाला और उसके बाद लगातार एंटी इनकम्बेंसी वहां पर है। लगातार इतने सालों से लोग वहां पे संतुष्ट नहीं है। इस चुनाव में कुछ बदलाव आ सकता है, ये हालात हैं। क्या देश में क्यों ये हो रहा है तोड़फोड़ की राजनीति? देश में तोड़फोड़ की राजनीति इसलिए की जा रही है, लोगों को एक संदेश दिया जाए कि लोग कांग्रेस छोड़कर भाग रहे हैं, बीजेपी के साथ आ रहे हैं, तो आप क्यों भागना चाहते हैं? यही पूरा एक खेल था। अगर नंबर नहीं थे और यहाँ बीजेपी ने उम्मीदवार खड़ा किया तो एक परसेप्शन खड़ा करने का काम हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कल की हार से जो पूरा एक मेहनत 6 महीने भारतीय जनता पार्टी ने परसेप्शन बनाने का किया था, वो उस पे पूरा पानी फिर गया है। अगर मजबूती से सभी को साथ में लेकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा गया तो इस बार गुजरात में बीजेपी की हालत ठीक नहीं, ये सच्चाई है। बिल्कुल, सुदेश जी ने आपने सुन लिया होगा नवाब मलिक साहब को, और अहमद पटेल साहब गुजरात में मीटिंग कर रहे थे अपने कार्यकर्ताओं के साथ। उन्होंने मिशन 125 दे दिया है, आप लोगों ने मिशन 150 दिया है, लेकिन उन्होंने मिशन 125 दिया है और कहा कि 125 विधायक इस बार कांग्रेस पार्टी के जीत के आने वाले हैं विधानसभा चुनाव में। इतना जोश भर दिया आपने, देखिए कांग्रेस पार्टी में, इस एक जीत उनके हाथ में देकर। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और ब्रेक के बाद कुछ और अहम सवाल। तो आखिर अहमद पटेल की जीत के मायने क्या है, यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। सुदेश वर्मा जी, आप मानते हैं कि जाने अनजाने बीजेपी ने जिस तरह से इस पूरे चुनाव को टैकल किया और उसके बाद जो नतीजे आए, अहमद पटेल को आप लोग जीतने से रोक नहीं पाए। अब जो कुछ भी हो चुका है उसने कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में एक नई जान फूंक दी है, जिसके बाद अहमद पटेल ये कह रहे हैं कि 125 विधायक उनके जीत कर आने वाले हैं। अब इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ये कहीं उल्टा तो नहीं पड़ गया सब?
समीर अब्बास साहब, सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, सपना देखना चाहिए, अच्छी बात है, सेहत के लिए भी। आपको पता होना चाहिए चुनाव हवा में नहीं जीता जाता, हवाबाजी या बयानबाजी से चुनाव जीतना होता है। तो कांग्रेस तो 2002 के बाद ही जीतने का प्रयास कर रही है। 2002 के बाद 2007, 2012, 2017 बहुत पटकनी खाई है। आपको बताऊं कि ये लोग जो हैं काम नहीं करते ऑर्गेनाइजेशनल लेवल में। हमारा ऑर्गेनाइजेशनल काम बहुत तेजी के साथ चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन से चुनाव जीता जाता है। इन्होंने बहुत प्रयास किया। आरएसएस आपकी कोई केशुभाई पटेल जी भी पार्टी बनाए थे, आपको पता है, सारे लोग मोदी जी के खिलाफ थे, उसके बाद भी चुनाव जीते। हाँ। ये सारे प्लेयर्स वही हैं। इनका बहुत बड़ाई कर रहे थे आपके पत्रकार मित्र, लगता है नहीं है अभी। आपको बता दें ये सब प्लेयर एग्जिस्ट करते थे, साथ में भरत सिंह सोलंकी भी थे स्टेट प्रेसिडेंट। अरे कुछ नहीं होना इनका, इनको पता है गुजरात में लोगों को कि कांग्रेस जो है स्पेंड फोर्स है, और स्पेंड फोर्स को अरे फूकना में कितना हवा भरिएगा, इतनी तैयारी फूकना की कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए। 2-3 लाइनें हैं आपकी, वही बार बार बयान करेंगे। और मैं आपको बता दूं, और अब क्या बात है, अब तो अखाड़े में हम भिड़ेंगे ना, कांग्रेस आ गई, अखाड़े में भिड़ेंगे। एक मिनट मोहम्मद अली खान साहब, पूरी हो जाए बात, उसकी बात बता रहे हैं। आप हो चुके हैं खत्म, तो लीजिए, अरे हमें बोलने दीजिए सर, देश देख चुका है आपको। सुन लिया गुजरात की जो बात है, गुजरात की बात है, आप 44 एमपी आपका है और 44 वहाँ एमएलए हो गए। कोई नई बात तो आप बोल अपने लोगों को एक-एक करके बोले लोगों को, ऐसे किसी की बात नहीं पहुंच पाएगी होगी। सुदेश जी, मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा क्योंकि अगर नॉर्मल तरीके से चुनाव होता तो शायद ये सवाल आपसे नहीं पूछा जाता, लेकिन जिस तरह से आपने इस सवाल को प्रतिष्ठा का सब्जेक्ट बना दिया, जिस तरह से इस चुनाव को आपने अमित शाह वर्सेस अहमद पटेल बना दिया और अहमद पटेल की जीत होना, उसके बाद कांग्रेस पार्टी में एक नई जान फूंक दी गई, ऐसा देखा जा रहा है। तो क्या इसका घाटा नहीं होगा आपको, इसका नुकसान नहीं होगा आपको? प्राइड कम्स बिफोर अ फॉल। समीर अब्बास साहब कहीं से भी नहीं। समीर अब्बास साहब आप एक चीज सोचिए, खान साहब मुझे बोलने दीजिए प्लीज। समीर अब्बास साहब आप एक चीज सोचिए, कहाँ अमित शाह जो 11 करोड़ मेंबर वाली पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो हर जगह पार्टी को जिता रहे हैं, और कहाँ अहमद पटेल जो सोनिया जी के पूरे रहमो करम पर जिंदा है, कहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं? हर चुनाव चाहे वो म्युनिसिपल चुनाव भी हो, बीजेपी पटेल। हम लोग को कोई स्टेटस सिंबल नहीं है कि म्युनिसिपल चुनाव है तो हम नहीं लड़ेंगे। आपने देखा दिल्ली में हमने म्युनिसिपल चुनाव कैसे लड़ा, हर चुनाव को हम चुनाव की तरह लड़ते हैं। हमारे अध्यक्ष से लेके नीचे के कार्यकर्ता तक बैठते हैं, हम जीत के लिए लड़ते हैं। देखिए मोहम्मद अली खान साहब, वही सवाल घूमकर आपके सामने फिर आ गया, वही सवाल घूमकर आपके सामने फिर आ गया कि बीजेपी कह रही है कि हम तो हर चुनाव, चाहे वो म्युनिसिपल चुनाव ही क्यों ना हो, उतने ही जुझारूपन के साथ लड़ते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपका जुझारूपन कभी कभी नजर आता है। आपकी बात सही है अब्बास साहब, चुनाव लड़ने में तो ये एक नंबर पे माहिर है। अगर इन लोगों ने कोई चीज सीख ली है वो है चुनाव जीतना, चाहे बाय फेयर और स्क्वायर, बाय फेयर और एनी अदर मींस पॉसिबल, समझ लीजिए। परेशानी में आती है, सरकार चलाने की जिम्मेदारी आती है, प्रशासन तो चला नहीं सकते, अनुभव है नहीं, सिर्फ नफरत की राजनीति कर सकते। जहां देखते हैं जनता इन्हें ठुकरा रही है, एकदम सांप्रदायिक बातें करने लगते, नफरत वाली, लोगों को आपस में लड़ाई लगते। सीपीएम वाली नेता बड़ी सही बात बोली थी, फिरका परस्ती। सुन लीजिए, अब आपने बोल लिया, आपके 4 पॉइंट सुन लिए, वही घिसे पिटे पॉइंट है। मैं आपको बता दूं, देखिए 2 साल रह गए आपके, इन 2 सालों में कुछ पैसा हासिल कर लीजिए कि आईके गुजराल की सरकार से ज्यादा आप लोग किसी भी चीज के लिए जाने जाए। डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी, यही 2 चीजें हैं और इसका प्रभाव पड़ रहा है जनता पे, और जनता आपको देखिए कितना बुरा ठुकराएगी। और सुदेश जी, एक बात की गलतफहमी में मत रहिए, आप लोग चोरी करते हुए पकड़े गए गुजरात में, इसलिए आप लोगों के नेता, शायद आपको बताया नहीं होगा, आपके नेताओं ने 6 नेता इसलिए पहुंचे थे क्योंकि वे चाहते नहीं थे वो फुटेज एक्सपोज हो, क्योंकि उसमें वो आदमी सीधा जाकर अमित शाह को दिखा रहा है। तो आप ना ये प्लीज ढीला बनना, ये मासूम बनना, सुदेश जी ये बात आपको शोभा नहीं देती। और अरे अब बात साहब, एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया, कल मैं एक चैनल पे था और वो जो रेबेल एमएलए थे बकायदा वो चैनल पे आए, क्या नाम है उनका, जो 2 में से एक है, और उन्होंने बोला कि मुझे अपना करियर बचाना था। उन्हें एकदम से 20 साल कांग्रेस से चुनाव लड़े थे,
एकदम बोले मुझसे कांग्रेस में कोई मिलता ही नहीं था। तो मैंने कहा जनाब आपको टिकट कैसे मिल जाता था अगर आपसे कोई मिलता नहीं था? फिर एकदम से उन्हें मोदी जी की याद आ गई कि मोदी जी के नेतृत्व में मुझे बड़ा प्यार आता है, बड़ा उनका ग्लो है। लेकिन मोहम्मद अली खान साहब, जहां तक मुझे पता है, कहीं ना कहीं विधायकों की, आपके नेताओं की ये शिकायत रही कि पार्टी आलाकमान हमारी सुनता नहीं, हम जो बात कहते हैं उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है पार्टी के अंदर, इसलिए हम बड़े नाराज हैं। रिफत, क्या एक मसला ये है कि अगर पार्टी के नेताओं की आला कमान जो है या फिर जो बड़े नेता हैं वो अगर सुनेंगे ही नहीं तो फिर वो तो अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड महसूस करेंगे? ये एक दिक्कत, एक समस्या है क्या? साहब देखिए, किसी भी पार्टी में अगर आप जाएंगे, कांग्रेस की नहीं है, किसी भी पार्टी में जाएंगे, चाहे जेडीयू भी क्यों ना हो या फिर बीजेपी क्यों ना हो, अगर एक एमएलए अगर आज अमित शाह से डायरेक्ट मिलना चाहेगा तो यकीन मानिए कि अमित शाह डायरेक्ट नहीं मिलेंगे उनसे, क्योंकि एक जो नेशनल प्रेसिडेंट होता है उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। मैं थोड़ा सा वर्मा जी को मैं बता दूं, वर्मा जी ने मुझे कहा कि मैं नया शायद पत्रकार हूं। वर्मा जी मुझे पता था कि सुदेश जी बोलेंगे क्योंकि पार्टी यही कहती, बीजेपी यही कहती है कि अमित शाह तो बूथ लेवल के कार्यकर्ता से भी मिलते हैं। वर्मा जी, मैंने आपको नहीं टोका था तो मुझे भी आप न टोकिए तो बड़ा एहसानमंद दूंगा आपका। ठीक है सुदेश जी, मैंने कह दिया आपकी बात, कह दी, हमारी पार्टी कह दी आपकी बात। बोल रहे हैं, कम से कम मुझसे पूछ तो लीजिए साहब, भाजपा को ये बात राज नहीं आती कि उनके वर्मा जी या तो आप ही बोल लीजिए, हम लोग घर चले जाएं। वर्मा जी एक मिनट, वर्मा जी आप आइए ना। मैं मानता हूं कि आप लोगों को बोलने की बीमारी है और आपको बोलने के पैसे मिलते हैं बोलने की वजह से, लेकिन यार फिर मैं घर चला जाऊं ना? अरे ये क्या है यार, कुछ तो तरीका सीख लीजिए। मैंने आपको टोका, आपने इतनी बात यहाँ पे कही, मैंने टोका आपको, थोड़ा सा तो तमीज लाइए यार डिबेट में, यार ये क्या बात है यार? देखिए, मैं ये कह रहा था कि वर्मा जी ने मुझे ये कह दिया कि ये नए नए पत्रकार हैं। वर्मा जी शायद पता नहीं होगा, ये यहाँ पे बैठ के स्पोक्स पर्सन नए नए बने होंगे जब ये वाघेला जी पहली मरतबा कांग्रेस में आए थे, तब से मैं गुजरात के कवर कर रहा हूँ। अब देखिए, नहीं बोला आपके बारे में, हमने बोला आप गलत बोल रहे हैं। आपने कहा कि नए हैं, कुछ ऐसा कहा था आपने। इसका भी वीडियो निकालना पड़ेगा। चले कोई नहीं, चले मैं अगर मैंने गलत सुना तो मैं माफी मांगता हूँ। चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं वर्मा जी, चले कोई बात नहीं है वर्मा जी, गलतफहमी हो गई, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं जो बात दूसरी बात कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि अमित शाह, आप देखिएगा कि पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है बीजेपी में नई चीज, कि अमित शाह के एक काम करने का एक अलग तरीका है। जैसे गोवा में सरकार बनानी थी तो पूरी रात अमित शाह जागे रहे, तो वो दिखाता था, अच्छा अभी केरला में अभी कई साल बाद इलेक्शन है लेकिन अमित शाह वहां जा रहे हैं, तो वो दिखाता था कि ये शख्स जो है कितना डिटर्मिन है इलेक्शन जीतने के लिए। कांग्रेस में ये मिसिंग था। अभी क्या हुआ है, जाने अनजाने में जो बीजेपी ने कांग्रेस वालों को एक संजीवनी बूटी दे दी है। मैं कल रात की आपको मिसाल देता हूँ, 2:30 बजे इलेक्शन का रिजल्ट 2:45 बजे आता है, 3 बजे डिक्लेयर हो जाता है कि अहमद पटेल जीत गए हैं, 3:30 बजे अहमद पटेल दिल्ली लौटते हैं और फिर सुबह 9 बजे वो दोबारा गांधीनगर जाते हैं और फिर लोगों से वहां बात कर रहे हैं। तो ये जो डिटर्मिनेशन, जो अमित शाह वाली डिटर्मिनेशन थी, जाने अनजाने में इन्होंने कांग्रेस को अब दे दी है। अब इसका फायदा क्या होगा? ये कह रहे थे ना वर्मा जी के वही लोग हैं, सारे वही लोग हैं, सारे वही लोग नहीं हैं। पहले क्या होता था कि लीडरशिप का कंफ्यूजन था कि डिसीजन कौन ले रहा है, वाघेला ले रहा है चूंकि प्रोजेक्ट उसको आप कर रहे हैं एज ए चीफ मिनिस्टर, या फिर अहमद पटेल ले रहे हैं या मोडवारिया ले रहे हैं। अब ये कोई कंफ्यूजन नहीं है, ना पार्टी के अंदर में कोई कंफ्यूजन है इनके लिए, ना उन लोगों के बीच में है जो एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। ये बड़ा बदलाव आपके हिसाब से है। निखिल मंडल साहब, क्या आप मानेंगे, क्योंकि गठबंधन छोड़ने से पहले नीतीश कुमार भी कई बार कुछ इसी तरह की सलाह कांग्रेस पार्टी को दे चुके हैं, ये बात हम और आप जानते हैं, क्या आपको लगता है उस पर देर से ही सही अब कांग्रेस अमल कर रही है? नहीं, देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि सिर्फ विरोध करने से विरोध की राजनीति से कुछ नहीं होना, एजेंडा सेट करना होगा। और एजेंडे के तहत अगर आप आगे आएंगे तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ फल मिलेगा। आज जिस तरह से कांग्रेस कंसोलिडेटेड दिख रही है तो उसकी जरूरत है कांग्रेस को, ये उसे समझना होगा। एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए सबको साथ आना होगा, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे हैं। खैर, आज मैं दो चीज और, पहले जयदी साहब ने एक बात बोली तो मैं उसका एक जवाब दे देना चाहूंगा। जयदी साहब ने कहा कि नीतीश कुमार जी ने तो अपने आप ही महागठबंधन अलग कर लिया, ऐसी कोई बात नहीं है। एमएलए एमएलसी की मीटिंग बुलाई गई और वहां पे डिसाइड हुआ एमएलए और एमएलसी के कंसर्न से कि महागठबंधन से हम अलग होंगे और फिर एनडीए का पार्ट होंगे। तो ये हम पे आरोप नहीं लगाया जा सकता कि एक व्यक्ति विशेष के तहत ये तमाम चीजें हुई। दूसरी बात, जो सीनियर जर्नलिस्ट साहब कह रहे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात, उसकी भी मैं बात बोल दूं कि जेडीयू में नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और वो मुख्यमंत्री भी हैं। वो एक आम कार्यकर्ता से भी मिलते हैं और जितने भी नेतागण होते हैं जदयू के वो भी मिलते हैं, और इसके साथ साथ वो तो
जनता दरबार लगाते हैं, जब जिसे मिलना है आराम से मिल सकते हैं। लेकिन निखिल, ये बात तो साफ जाहिर हो गई ना, इस चुनाव में भी आप देख लीजिए, जिस तरह से आपके विधायक ने नीतीश कुमार की नहीं मानी, शरद यादव उसके साथ खड़े हैं चट्टान की तरह, आज भी वो खुलकर उसका सपोर्ट कर रहे हैं, अहमद पटेल को कंग्रेचुलेट कर रहे हैं। नहीं, उन एमएलए ने ये कहा कि नीतीश कुमार ने आपसे कोई कंसल्ट नहीं किया था, बिल्कुल, तो ऑन रिकॉर्ड कहा है। तो आपकी पार्टी में भी तो दो धड़े बनते जा रहे हैं ना। नहीं समीर भाई, मैंने तो शुरू में ही कहा कि चाहे वो छोटा सा कार्यकर्ता हो या शीर्ष नेतृत्व का कोई नेता हो, रूल इज रूल एंड रूल इज मेड फॉर ऑल। आने दीजिए, समय आने दीजिए, आप खुद ही देखेंगे कि क्या होता है। अरे अगर किसी नेता ने ऐसी कोई भी कदम उठाया है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। आने दीजिए समय, 19 को हमारी नेशनल कमेटी की मीटिंग है, उसके बाद आपके सामने होगा जो भी होगा। हम कहाँ मान रहे हैं, हम तो मान ही रहे हैं कि वसावा जी ने जो किया है वो गलत है। हमें उम्मीद नहीं थी कि ऐसी कुछ चीजें होगी, लेकिन अगर हुआ है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। ठीक है नवाब मलिक साहब, ये भरोसा आप एनसीपी की तरफ से भी दिलवा सकते हैं कि आपके जिस एक विधायक ने क्रॉस वोटिंग की उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे आप? नहीं, देखिए निश्चित रूप से विप के खिलाफ जो गया है नोटिस दी जाएगी, उनसे उनका क्लैरिफिकेशन मांगा जाएगा और कार्रवाई होगी। ऐसे नहीं कि अगर विप के खिलाफ कोई जाता है और कार्रवाई नहीं होगी। विप का मतलब ही है कि आपको आदेश है पार्टी का, आप माने। विप के खिलाफ कांदेल जडेजा गए हैं तो निश्चित रूप से उनका क्लैरिफिकेशन मांग के कार्रवाई करेंगे। ठीक है जैदी साहब, क्या आप ये बात मानते हैं कि कांग्रेस में नई जान फूंक दी है इस एक जीत में? समीर भाई, बीजेपी बार बार एक चीज कहती है कि कम्युनिस्ट पार्टी को मुक्त भारत करना है, कांग्रेस मुक्त भारत करना है, और ये इनका बार बार कहना है। लेकिन इन्होंने देश से एक चीज कहा था जो मैं कहने जा रहा हूँ कि इन्होंने कहा था कि 15-15 लाख रुपए देश के हर नागरिक को हम देंगे। लेकिन ये सिर्फ कांग्रेसियों को 15-15 करोड़ दे रहे हैं, उन्हें दे रहे हैं। और कांग्रेसी भी कहना चाहिए बिकने के लिए तैयार हैं। ये एक आइडियोलॉजिकल फॉल्ट है कांग्रेस का। कांग्रेस को भी अपने आपके पास प्रूफ है क्या जैदी साहब? आप तो कम से कम ऐसा ना बोले। सुन लीजिए सर, सीनियर लीडर है, कुछ सुदेश जी सुन लीजिए बात को, सुन लीजिए। और ये सीपीआई से सिर्फ इसलिए घबराते हैं कि सीपीआई का कोई वर्कर, कोई कार्यकर्ता, कोई विधायक बिकाऊ नहीं है। ये कांग्रेस को तो खरीद सकते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी को आज तक ये खरीद पाए न ये खरीद पाए हैं, जिसका एक अंदाजा आज ही इंदौर में लगा सकते हैं कि वहां पर भी नौजवान सभा की हमारी एक चल रही है, पूरे हिंदुस्तान में एक आंदोलन चल रहा है। अभी तो आपकी पार्टी के लोगों को खरीदने की नौबत ही नहीं आई ना, तो फिर किस बेसिस पर आप ये बात सुन लीजिए। हमने नारा दिया है चेंज इंडिया सेफ इंडिया। हम मोदी की आइडियोलॉजी के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन कर रहे हैं। तो आपने इंदिरा गांधी का समर्थन क्यों किया था? नौजवान सभा आपने इंदिरा गांधी जी का समर्थन क्यों किया था जब सारे पार्टी ने विरोध किया था? तो थोड़ा इसका जवाब देंगे आप? कम्युनिस्ट पार्टी से डरती हैं। क्या एक्सचेंज हुआ था उस समय? आपको कम्युनिस्ट पार्टी से डरना है, हिटलर भी हमसे डरता था। आप लोगों से ऐतिहासिक हम अगर छोटे से कमजोर हैं, हमें तो आपको सीपीआई ने, ठीक है, मोहम्मद अली खान साहब, आप जीत का जश्न मना रहे हैं, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि दरअसल 8 विधायक जो हैं वो आपसे टूटकर छिटक गए और कहीं ना कहीं उन 8 विधायकों का बलिदान दे दिया आपने अहमद पटेल की एक सीट बचाने के लिए। क्या यह बात सही है और इसका खमियाजा आपको आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा? देखिए, दो बातें हैं। एक बात तो यह है कि हाँ 8 लोग छोड़ के गए, कुछ छोड़ के गए वाघेला साहब के साथ, बोले सिद्धांतिक वजह थी, कुछ लोग अलग से छोड़ के चले गए, 2 तो अभी छोड़ के चले गए जब हम लौटे बैंगलोर से। सिद्धांत आ गए, पता नहीं कौन सी भावनाओं में बह गए वो। इसकी जड़ जो है पता लगाना पड़ेगी। और क्यों सुदेश वर्मा जी और इनके कलीग्स जो भाजपा में है इतने इन्वेस्टेड क्यों हैं? कोर्ट जाएंगे कि वो 2 एमएलए डिस्क्वालीफाई ना हो। अरे साहब, आप लोगों को तो मिसाल बनना चाहिए। आपको तो कहना चाहिए जहां रूल का उल्लंघन हुआ है प्लीज लेट द लॉ बी फॉलोड। मगर आप उन लोगों को जिन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ वोट डाला उनके साथ खड़े हैं। दूसरी बात, आप लोग पता नहीं क्या छिपाने की कोशिश करें। मेरे सीपीआईएम के मित्र ने आपसे बोला कि 15 करोड़ रुपए का आरोप लग रहा है, हमारे नेता पब्लिक में आके आप पे आरोप लगा रहे। आप इतने घबरा गए, एकदम बौखला के बोले नहीं जी कोर्ट जाओ, कोर्ट जाओ। कोर्ट जाएंगे सुदेश जी, अभी तो शुरुआत हुई है, आप देखते जाइए आपके कैसे हम लोग खुलासे करते हैं आगे जाके। एक आखिर बात कहना चाहता हूं अब्बास साहब में, और बहुत अहम और महत्वपूर्ण बात है ये। कोर्ट जाएंगे, जेल जाएंगे, आपके नेता लोग जेल जाना शुरू हो गए हैं। जेल का दरवाजा आप ले गए, कोर्ट का दरवाजा सोच लीजिए कहां जा रहा है। आप सुदेश वर्मा जी, आपकी ऊंची राजनीति है, देखिए वो तो कहते हैं कि आप छापे डलवा देते हैं, धमकी देते हैं, डराते हैं,
हाँ, कुछ मिला आपको रेड में सुदेश जी? करप्शन और अब तो चलेगा बंगलोर से, आप किस पे रेड करेंगे? जेल भिजवाने की धमकी दे रहे हैं। आज क्विट इंडिया मूवमेंट की 75th एनिवर्सरी है। आज एक ऐसा दिन था जिस दिन हम अपना इतिहास याद करते और उन लोगों का बलिदान याद रखते, उन लोगों का बलिदान याद करते जिन्होंने सैक्रिफाइस किया। मगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतनी स्मॉल हार्टेडनेस दिखाई। आज मैं माफी चाहता हूँ, सैक्रिफाइस तो सिर्फ जवाहरलाल नेहरू ने किया और तो उन्होंने नेहरू जी तक का नाम नहीं लिया, नेहरू तक का नाम नहीं लिया। आपको तो सिर्फ इमरजेंसी याद आ जाती है। अगर आपका आजादी की लड़ाई में रोल हम दिखाने लग गए तो आप शर्मिंदा हो जाएंगे, आप लोग शर्मिंदा हो जाएंगे। और सुनिए मेरी बात, सुनिए जी, आप लोग मार्वल एट यू, आई मार्वल एट यू। सिर्फ जवाहरलाल नेहरू से हार गए हैं, राहुल गांधी हो गए हैं और उसके बावजूद आप में इतना गुस्सा है, इतना अहंकार है कि आपको ये बात अभी आप सह नहीं पा रहे कि आप लोग हार गए हैं। मुझे लग रहा है, बट घबराइए मत सुदेश साहब, आदत हो जाएगी आपको 2 साल में। अभी देखते जाइए जनता आपको कैसे ठुकराती है। और अच्छा मोहम्मद अली खान साहब, कांग्रेस का भूत तो आपके मोहम्मद अली खान साहब ही रहता है, मगर मोहम्मद अली खान साहब देखिए वक्त निकल जाएगा, आप काम तो कुछ वक्त निकल जाएगा। एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि आखिर क्या वजह है आपके बोलने का अभी तक राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर कंग्रेचुलेट नहीं किया अहमद पटेल को उनकी जीत के बाद। ये कहीं ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड्स वाला मामला तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि राहुल गांधी की जो नई टीम है उसमें अहमद पटेल साहब अपने आप को फिट नहीं पाते हैं कहीं। ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप इनफैक्ट अगर कुछ ही मिनट पहले ट्विटर खोल के देखें तो अहमद पटेल साहब ने ये पूरी कंट्रोवर्सी खत्म कर दी है अपने ट्विटर पे ट्वीट डाल के कि थैंक यू टू राहुल जी फॉर कॉलिंग मी फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग एंड ऑफरिंग मी इज गुड विशेस। सबसे पहले सुबह में राहुल जी ने फोन किया और अपनी गुड विशेस ऑफर की। तो ये बात साफ क्योंकि आज इसको लेकर बड़े सवाल घूम रहे थे सोशल मीडिया पर। यही कर सकते हैं, यही करेंगे ये लोग, और क्या कर सकते हैं। चलिए रिफत यानी उन तमाम सवालों का जवाब मिल गया है। हाँ नहीं, देखिए राहुल गांधी के हक में है ये कि वो अगर अक्टूबर में उनका प्रमोशन हो जाता है, वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं, तो उनके हक में है कि उनके जो सीनियर्स हैं, अहमद पटेल जैसे जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं, मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट हैं, उन जैसे लोगों के एक्सपीरियंस को लेकर के, और भले ही उनके जो अपने जो इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो यूथ है, उनकी एनर्जी को मिला करके ये आगे बढ़ेंगे। और ये अगर ऐसा करेंगे तो देखिए अगर कई दूसरे स्टेट्स में अगर इनकी सरकार बनती है तो सुरखुरी तो इन्हीं को मिलनी है ना, यही तो क्रेडिट तो यही लेकर के जाएंगे ना। तो अगर ये अकल उनमें आ गई, और आई होप कि उनमें आ जाती है, तो ये सबसे पहले स्टार्टिंग विद के गुजरात की पूरी कमान ये अहमद पटेल को दे दे। उसके बाद कर्नाटका में इलेक्शन हो रहा है, आप सिद्धरामैया को दे दे। वही चीज करें जो आपने वहां पे पंजाब में किया था। अगर ऐसा करते हैं और यही एनर्जी रही जो आप देख रहे हैं विजुअल्स में कि किस तरह से कल रात से एनर्जी है वहां के वर्कर्स में, यही एनर्जी रही तो देखिए कुछ महीनों की बात है, रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कांग्रेस को हम इतना लाइटली ना लें अभी। नवाब मलिक साहब, लेकिन आप ये बात मानते हैं कहीं ना कहीं जाने अनजाने बीजेपी ने एक बड़ा हथियार दे दिया है कांग्रेस पार्टी के हाथ में, ये मान रहे हैं आप? इसका फायदा होगा नवंबर दिसंबर में जब चुनाव होंगे तो? देखिए परसेप्शन जो बीजेपी बना रही थी वो पूरा परसेप्शन का खेल खत्म हो गया। गुजरात में पटेल जो है पूरी तरह से उनमें नाराजगी है। ऊना की घटना के बाद दलितों में एक बड़ा चिढ़ है, और भी बहुत सारे व्यापारी जो कपड़े को लेके जो जीएसटी का मामला है उसको लेके नाराजगी है। तो कुल मिला के बीजेपी के लिए हालात ठीक नहीं है। परसेप्शन का खेल खेलना चाह रही थी, कल की हार से कहीं ना कहीं वो बिगड़ गया है। सुदेश जी 10 सेकेंड, आखिरी 10 सेकेंड, लास्ट कमेंट आपसे। अब आपको भी आस्तीन चढ़ाकर मैदान में आना पड़ेगा गुजरात में, इतना आसान नहीं होगा। समीर अब्बास साहब, मोदी जी की एक आवाज पर गुजरात के लोग उठेंगे और इन्हें बाहर फेंक देंगे, आपको पता ही नहीं है। मोदी आपको धक्के मार के निकाल देंगे और इन्हें बाहर फेंक देंगे। आ गए, गिनना शुरू कर दीजिए। बात कर रहे हैं, सारे डिवीजन रखे रह जाएंगे। गुजरात गुजराती की तरफ वोट करेगा। आप कंफ्यूज हो गए, आप किस साइड आर्ग्यू कर रहे हैं? हम ये थोड़ी कह रहे हैं आपकी तरफ डिवीजन है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इतना तो जरूर है कि जो कुछ हमें नजर आया है अहमद पटेल की इस एक राज्यसभा सीट पर चुनाव में, उसके बाद यह जरूर लग रहा है कि इस बार गुजरात का जो विधानसभा चुनाव है वो वन साइडेड नहीं होगा, जैसा कि अभी तक हर बार होता आया है पिछले कई टेन्योर से अगर हम देखें तो। इस बार उसकी उम्मीद तो नहीं लग रही है और कांग्रेस में एक नया जोश नजर आ रहा है। अब इस जोश को कितने दिन तक बरकरार रख पाती है कांग्रेस पार्टी, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ईटीवी उर्दू।